ओके, तो कौन कौन सा था उसमें, क्या हुआ था मैम बायोकेमिकल नेचर किया था डिटरमाइन। बायोकेमिकल नेचर दिया था। फिर लास्ट एक्सपेरिमेंट था आपका हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका था दैट डीएनए इज योर एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, इट इज यूनिवोकल प्रूफ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया था, ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट इट इज द यूनिवोकल प्रूफ, क्योंकि इसके बाद ये एकदम से क्लियर हो चुका था दैट कि आपका डीएनए जो है इट इज द एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, किसमें क्या मतलब होता है यस बेटा, मैम? यूनिवोकल का क्या मतलब होता है वो, मतलब दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपका ये चीज काफी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी कि ये जो डीएनए है इट इज द जेनेटिक मटेरियल। देखिए, ये लास्ट आपका एक्सपेरिमेंट था एज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके पहले ग्रिफिथ ने भी किया, बताया कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सेल टू अनदर, है ना। किस पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे वर्क किया था। तो उन्होंने ये बताया कि समथिंग इज आर स्ट्रेन से आपका ऐसा स्ट्रेन से आर स्ट्रेन पे कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही, बट क्या थी ये नहीं बताया। फिर उसके बाद जब आपका बायोकेमिकल एनालिसिस हुई तो ये बात क्लियर हुई कि प्रोटीन नहीं जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, लिपिड नहीं, डीएनए जा रहा है वहां पे, है ना। लेकिन फिर भी दोबारा से एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, ये क्लियरिटी आ गई दैट कि आपका जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्लियर। दूसरा ये किस पे हुआ था बेटा, बैक्टीरिया पे। क्या लिया था इन्होंने एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल, बैक्टीरिया लिया था। कौन सा, इकोलाई लिया था। और क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज, है ना। दूसरा चीज क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज लिया था। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, क्या है बैक्टीरियोफेज, आपका वायरस है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, क्या करता है ये, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब ये जो प्रोसेस होती है आपकी बैक्टीरियोफेज के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर अपने जीन को ट्रांसफर करने की, ये क्या कहलाती है, ट्रांसडक्शन। क्या कहलाती है, ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये याद रखना। ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा अगर तो किसने किया था एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने किया था। ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हार्शियन चेज ने। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, he proves that the principle of transduction, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन कहलाती है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने किया था, ट्रांजैक्शन जो था वो हार्शियन चेज ने। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा ये इसको और क्या बोला जाता है, हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और क्या बोला जाता है, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। लास्ट क्लास में बताया था ना, लास्ट में क्या किया था, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। तो क्या हुआ था, दो चीजें बन गई थी। एक बना था आपका पैलेट, जो हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल थे वो कहाँ आ गए थे, नीचे आ गए थे। ठीक है, पैलेट में। और जो हल्के मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ आ गए थे, आपके सुपरनेटेंट में। कहाँ आ गए थे, सुपरनेटेंट में। क्लियर है, सुपरनेटेंट मतलब ऊपर, जो एक्वस सोल्यूशन ऊपर आएगा वो क्या होगा, जैसे ये मान लो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, जो यहाँ पे पार्टिकल है वो क्या है आपके नीचे साइड पे, विच इज पैलेट। ये आपका पैलेट हो गया। और जो यहाँ पे सोल्यूशन आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सुपरनेटेंट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट बोला गया। दूसरा इन्होंने किया क्या था, रेडियो एक्टिव लेवल लिया था। क्या लिया था, रेडियो एक्टिव लेबलिंग की थी। किसको किसको रेडियो एक्टिव लेबल किया था, फॉस्फोरस P32 एंड सल्फर 35, यही दो लिया था। ठीक है, अब P32 से किसको टैग किया था, कहाँ पाया जाता है फॉस्फोरस आपका, न्यूक्लिक एसिड में, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड में किसको किया, P32 से टैगिंग कर दी रेडियो एक्टिव, और यहाँ पे प्रोटीन से कर दी। ठीक है, जब इनफैक्ट करवाया, ये आपका अगर इकोलाई सेल था तो इसके पास यहाँ पे ऐसा डीएनए होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे किससे इन्फेक्ट करवा दिया, बैक्टीरियोफेज से। किससे इन्फेक्ट करवा दिया, बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कर दिया। बैक्टीरियोफेज का भी यहाँ पे क्या होगा, डीएनए होगा।
अब जब ये इसको प्रॉपर टाइम दिया कि इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ट्रांजैक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर क्या देखा यहाँ पे कि जो आपका P32 था, ठीक है, P32 था, वो कहाँ मिला? पैलेट में। और जो S35 था वो कहाँ मिला? सुपरनेटेंट में। ठीक है, क्या पाया गया कि जो आपका डीएनए होता है वही क्या हो रहा था? ट्रांजैक्शन हो रहा था उसका। ठीक है, इकोलाई की सेल में कौन आ रहा था यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए? क्या चीज ट्रांसमिट की थी यहाँ से यहाँ बैक्टीरियोफेज ने? सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लिक एसिड। जो कैप्सिड वाला पार्ट था, प्रोटीन वाला पार्ट था, वो एज इट इज बाहर रह गया था। इसीलिए वो कहाँ पाया गया था? आपके सुपरनेटेंट में। क्लियर है ये एक्सपेरिमेंट? डाउट किसी Yes, को कुछ? ma'am. No, ma'am. ठीक है, नो मैम, नो डाउट। चलो नोट कर लिया सबने ये Yes, पॉइंट ma'am. है, और इसी से Yes, क्वेश्चंस आते हैं आपके। दूसरा, हमने डीएनए पढ़ लिया, ठीक है, कंपेयर आप कर लो, ठीक है, डिफरेंस लिख लो डीएनए एंड आरएनए के बीच में। पहला प्रॉपर्टीज, एक कॉलम बनाओगे जिसमें लिखोगे प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस बताओगे। डीएनए एंड द सेकंड कॉलम इज आरएनए। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Yes. आरएनए का क्या होता है आपका? राइबोस। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या होता है आपके स्ट्रक्चर में? किसमें डिफरेंस देखेंगे आप कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कैसा होता है ये? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा होता है आपका? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, विथ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन पाई जाती है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए, आरएनए की बात करें तो बेटा ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा होगा आपका? हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, एक ही स्ट्रैंड पाया जाता है यहाँ पे, उस एक स्ट्रैंड से कोड करता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाती है विच इज शॉर्टर। ठीक है, एंड हैव शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो बेसेस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, कौन कौन से बेस पाए जाते हैं? कौन कौन से बेस पाए जाते हैं इसमें? 4 बेस पाए जाते हैं। Cytosine, thymine. कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यहाँ पे भी कितने बेस पाए जाते हैं आपके? 4. इट ऑल्सो, आरएनए ऑल्सो है 4 बेसिस, बट कौन कौन से होंगे आपके? एडेनिन, Guanine, cytosine, and साइटोसिन uracil. एंड यूरेसिल। ठीक है, थाइमिन की प्लेस पे क्या आ गया है यहाँ पे? यूरेसिल। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखा, लेकिन आप लोग अपने नोट्स में पूरा पूरा नाम लिखोगे। ठीक है, पेयरिंग ऑफ बेस। माइक म्यूट करो देवेश, म्यूट योर माइक। ठीक है, चलो पेयरिंग ऑफ बेस। ये जो बेस पेयर है, कौन किसके साथ बेस पेयरिंग करता है? जल्दी से बताओ। हम एडेनिन, थाइमिन के साथ और साइटोसिन, गुआनिन के साथ. प्यूरिन हमेशा किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, प्यूरिन किसके साथ करेगा? पायरिमिडीन के साथ। ठीक है, हमेशा बेस पेयरिंग कैसे होगी आपके? प्यूरिन की पायरिमिडीन के साथ। ठीक है, अब 2 आपके प्यूरिन के बेस हैं और 2 आपके पायरिमिडीन के बेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस तरीके से पेयरिंग होगी आपकी?
एक ही पेयरिंग होगी किसके साथ, टी के साथ, ठीक है, एटी रिच रीजन बनेगा। और जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो इसी एटी रिच रीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है, अरे सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने से आसान है डबल बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। तो हमेशा जब रेप्लिकेशन के लिए फोक ओपन किया जाता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना होता है, देन दैट टाइम वी विल ट्राई कि क्या हो जाए, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो। तो कहाँ पे ब्रेक किया जाता है, एटी रिच रीजन पे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे आपके, एयू पेयर करेगा किसके साथ, जीसी के साथ, एयू पेयर करेगा किसके साथ, जीसी के साथ, क्लियर, यस मैम। डन, नोट कर लिया सबने, यस मैम। यस मैम। चलो फिर से यहाँ पे आगे एक आपका प्रॉपर्टी का कॉलम बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, डीएनए, और तीसरा क्या बनेगा आपका, आरएनए। क्या था फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी, क्या थी, शुगर। कौन सी शुगर पाई जाती है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस शुगर। और इस पे कौन सी शुगर पाई जाती है आपकी, राइबोस। राइबोस शुगर। चलो बढ़िया। अब एक बात बताओ कि ये जो है आपका डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, मैम डीऑक्सीराइबोस, डीएनए। डीऑक्सीराइबोस, क्यों, मैम बिकॉज इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है एट द 2' एंड ऑफ द शुगर व्हिच 2' पे क्या होता है आपका, ऑक्सीजन नहीं Absent. होता है ना, इसीलिए क्या होता है आपका, मोर स्टेबल Less होता है reactive. एंड लेस रिएक्टिव होता है। दोनों चीजें याद रखना, लेस रिएक्टिव है क्योंकि अब रिएक्टिव होगा ही नहीं, जितना देखो कोई भी चीज हाईली रिएक्टिव होगी उतना ही ज्यादा लेस स्टेबल होगी, और जितनी ही लेस रिएक्टिव उतना ज्यादा हाईली स्टेबल, क्लियर है। रोल की बात करें, काम क्या कर रहा है ये आपका, आरएनए का काम क्या है, तो आरएनए का काम क्या है आपका बेटा, स्टोर करना, किसको स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या करता है आपका, जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करता है। आरएनए क्या करता है, बेसिकली आपका जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करता है, जिससे कि आगे जाके क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, क्लियर है। यस मैम। बेसिक रोल इसका ये, बाकी कहीं कहीं पे आरएनए क्या होता है आपका, एज ए जेनेटिक मटेरियल भी, वायरसेस वगैरह में एज ए जेनेटिक मटेरियल भी रोल इसका पाया जाता है, ट्रांसफर द, लेकिन यूकैरियोट में बात करें तो क्या कर रहा है ये आपका, ट्रांसफर द जेनेटिक कोड नीड फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए जिन जेनेटिक कोड की जरूरत होती है उन जेनेटिक कोड को ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, तभी तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कौन बनाता है, सेल ऑर्गेनेल में कौन सा राइबोसोम। ऑर्गेनेल बनाता है प्रोटीन आपका, राइबोसोम। राइबोसोम। कहाँ पाया जाता है, मैम साइटोप्लाज्म एज अ पॉलीसोम भी, और फ्री भी। ओके, कहाँ फ्री पाया जाएगा या अटैच पाया जाएगा, फ्री इनसाइड प्लाज्मा। मैम अटैच्ड भी हो सकता है, पर यहाँ अटैच्ड होगा पॉलीसोम की फॉर्म में। कहाँ अटैच होगा, मैम आरएनए स्ट्रैंड में। किस पे राइबोसोम अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी और आपके ऑर्गेनेल के साथ जुड़े होते हैं, ये कंप्लीट कर लिया सबने, यस किसी और उसमें जुड़े होते हैं या नहीं, ये बताओ, मैम जुड़े होते हैं। कहाँ, मैम एमआरएनए पे मैम एज अ पॉलीसोम मिलते हैं। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना है, यस मैम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल पढ़ा होगा ना आपने, सेल ऑर्गेनेल पढ़ा होगा, तो राइबोसोम कहाँ पे अटैच होते हैं आपके, मैम स्मूथ एंडोप्लाज्म। स्मूथ पे,
मैम रफ हाँ पे। यार रफ rough and पे, rough। तभी तो वो रफ कहलाता है, क्योंकि जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके ऊपर पाया गया छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, वो ग्रैन्यूल्स आपके राइबोसोम थे, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दे दिया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? यस यस मैम। चलो ठीक है। अभी बात करें कि चलो ये जेनेटिक मटेरियल था आपका, और आरएनए कुछ ही जगह पे, आरएनए को अगर माना जाए तो पहले क्या था आपका, आरएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया आपका, जब लॉन्ग टर्म में देखा गया, एवोल्यूशन हुआ, तो आपका जेनेटिक मटेरियल कौन हो गया, डीएनए। तो कुछ ये ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। प्रोटीन को क्यों नहीं माना जेनेटिक मटेरियल, है ना, देयर आर लॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल इन आवर बॉडी, तो फिर concept उन बताइए। बायोमोलिक्यूल्स में से डीएनए को ही एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों लिया, ठीक है। बाकी सारे इतने सारे थे, उनमें से किसी को ले लेते, तो कुछ स्पेसिफिक आपके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपके डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल लिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपका, इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कैसा होना चाहिए आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना सके, है ना। अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा तभी तो क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कॉपी जाएगी। अगर मान लो अपना पूरा मटेरियल, एक सपोज करो कि कॉपी करने की जरूरत क्या है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी। अगर मान लो क्या करता कि एक पेरेंट अपना पूरा मटेरियल उठा के कहाँ दे देता, अपनी प्रोजेनी को दे देता, लेकिन एक बात बताओ, एक ही प्रोजेनी तो नहीं होती है, ठीक है, सिबलिंग्स में क्या होते हैं, भाई बहन भी तो होते हैं, तो क्या होता वहां पे, अगर एक कॉपी एक ही को दे दी जाती, तो नेक्स्ट टाइम जब रिप्रोडक्शन होता और नेक्स्ट टाइम प्रोजेनी जनरेट होती, तब फिर क्या देते, है ना, तब तो सारा जेनेटिक मटेरियल एक ही दे दिया प्रोजेनी, तो दोबारा रिप्रोडक्शन के चांसेस थे क्या, नहीं जो हो पाता। इसीलिए आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी नेसेसरी कि ये आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, ताकि अपनी जैसी कॉपीज बना ले और अपनी कॉपी को क्या करे, नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर कर दे। तो पहला क्या है आपका, शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्या जरूरत है इसकी, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव होना चाहिए आपका। दूसरा क्या है, इट शुड बी स्टेबल। कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत रिएक्टिव होगा और बार बार अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, तो क्या स्टेबिलिटी पाई जाएगी, हर नो बार मैम। कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो इट शुड बी मोर स्टेबल। क्या होना चाहिए आपका, शुड बी स्टेबल। जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल हो वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तीसरा क्या है, इट हैज द स्कोप फॉर म्यूटेशन। इसमें म्यूटेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए म्यूटेशन, क्या जरूरत है म्यूटेशन की, तो वेरिएशन म्यूटेशन के लिए। होगा बार वेरिएशन बार, के लिए। हाँ क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, है ना, वरना रिजिडनेस आ जाएगी, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस आपकी कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये वेरी करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए आपका, शुड हैव स्कोप फॉर म्यूटेशन। क्लियर? चलो अब क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करे और ट्रांसक्राइब करवा दे दैट इंफॉर्मेशन को, है ना। एक तो वो कैरी करके रखे इस इंफॉर्मेशन को, और फिर उसको ट्रांसक्राइब करवा दे। उस इंफॉर्मेशन से जो भी आपका प्रोटीन बनना था, है ना, जो भी एंजाइम बनना था वो बनवाए। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपका डीएनए में क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड जीन, और यही जीन आपके क्या बनाते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं, है ना। तभी तो जरूरत है, बालों का कलर कैसे होगा, काला हो रहा है, ब्राउन हो रहा है आपके बाल, या फिर आपके बाल जो है वो गोल्डन कलर के, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक जीन है, ठीक है, उसकी कोडिंग पे डिपेंड करता है कि बाल जो होंगे आपके, योर हेयर कलर वुड बी ब्लैक, और
आपका गोल्डन होगा या फिर ब्राउन होगा, कैसा होगा, क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है और फिर इसी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। तो एबल टू कैरी एंड ट्रांसक्राइब इंफॉर्मेशन, एंड ट्रांसक्राइब इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करे, जो भी बनाना है आपका प्रोटीन और एंजाइम, उसको सही तरीके से सही फॉर्म में कोड करवा दे, ठीक है। दूसरा, आपका जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। शुड फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब ये जितने भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, ये 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज डीएनए में पाए जाते हैं या नहीं, पाए जाते हैं। दैट्स वाई आपके डीएनए को क्या माना गया है, सबसे हाईली स्टेबल यूकैरियोट्स में पाया जाता है आपका डीएनए, है ना। तो ये क्या है आपका, एज ए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इनमें ये सारी की सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो, एक आता है आपका आरएनए की बात करें तो आरएनए को हमने पढ़ा हुआ है कि आरएनए क्या होता है आपका, एज अ जेनेटिक मटेरियल भी होता है कुछ कुछ वायरसेस में, और क्या करता है, प्रोटीन भी बनाता है ना। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस दी गई, ठीक है। एक आपकी कौन सी हाइपोथेसिस दी गई, हाइपोथेसिस है बेटा ये। हाइपोथेसिस क्या होती है कि आपके मन में जो चीज आई, जस्ट ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं होती है, ठीक है, इट इज द थ्योरेटिकल वे, ठीक। तो हाइपोथेसिस क्या होगी, हमेशा थ्योरेटिकल होगी। यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता कि कुछ प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है, कुछ देखे गए कि अच्छा ये चीजें हैं, ये इसका प्रूफ पाया जा रहा है, अच्छा पहले ऐसा होता था, उन सारी चीजों को मिला करके एक स्टेटमेंट दे दिया गया, ठीक है। जो चीजें चल रही थी या जिन चीजों पे रिसर्च हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस थी, ये क्या थी आपकी, इसमें ये प्रपोज किया गया कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट मींस आरएनए होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रिकर्सर टू करंट लाइफ। दैट मींस जो अभी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इसके प्रिकर्सर, या जो अभी जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, इसका प्रिकर्सर पहले कौन था, आरएनए था। तो लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई है, एज ए जेनेटिक मटेरियल आरएनए से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। नोट कर लो ये स्टेटमेंट। The RNA world hypothesis proposes that क्या प्रपोज किया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। ये भी कैसे थे, आरएनए भी कैसे माने गए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग माने गए, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड molecules were precursor to current life. ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या देखा गया आपका, कि आपका जो वायरसेस होते हैं उनमें देखा गया कि काफी सारे जो इंफॉर्मेशन होती है, या फिर आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, आरएनए के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये तो आपकी हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है। क्या क्या चीजें देखी गई कि काफी सारे जो वायरसेस है, ऐसा क्यों माना गया, देखो ये स्टेटमेंट दिया गया तो क्यों दिया गया, क्योंकि काफी सारे वायरसेस जो होते हैं also store the information as transient RNA। ट्रांजिएंट आरएनए के फॉर्म में ये अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था आपका, अगर आरएनए की बात करें, ठीक है, आरएनए की बात करें तो आरएनए किन चीजों की तरह काम करता है,
तो आरएनए को ये भी देखा गया है कि आरएनए इज एक्ट्स एज आपका जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है, ठीक है, वायरसेस में पाया जा रहा है तो जेनेटिक मटेरियल भी है। और दूसरा काम क्या करता है ये आपका, दूसरा काम क्या कर रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है ये, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो कर रहा है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन शो करता है, मैम बताओ? ज्यादा रिएक्टिव। प्रोटीन शो करता है ना। एंजाइमेटिक yes, एक्टिविटी yes. कौन शो करता है, प्रोटीन शो करता है। आप देख लो, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, पढ़ा होगा ना आपने एंजाइम, तो पहली लाइन ये पढ़ी होगी ना, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो प्रोटीन एंजाइम की तरह वर्क करता है। यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, आरएनए भी आपका एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज डीएनए, भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। और यहाँ मैं बात करूं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, तो एक्ट एज अ प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन की तरह भी वर्क कर रहा है और डीएनए की तरह भी वर्क कर रहा है, ठीक है। कौन सा आपका ऐसा होता है आरएनए, राइबोजाइम। एग्जाम्पल क्या है इसका, राइबोजाइम, जो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करता है। अब बताओ ये जब दोनों काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या माना गया आपका कि ये क्या करता है, लिंक्ड कर रहा है किसको, बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन को। और पहले अगर प्रोकैरियोट्स के टाइम की बात करें तो पहले क्या पाया जाता था आपका, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था, बट ड्यू टू लो स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे राइबोस शुगर पाया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है या नहीं, सेकेंड प्राइम पे पाया जाता है। तो ये क्या होगा आपका, हाईली एक्टिव होगा, और जब ये एक्टिव होगा तो क्या करेगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी क्या किया गया, जब इवोल्यूशन होता गया तो डीएनए आपका क्या हो गया, एज ए जेनेटिक मटेरियल फाइंड कर लिया गया, ठीक है। इवोल्यूशन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल कौन बन गया आपका, डीएनए। बट आरएनए जो था भाई, उसके पास कैपेबिलिटी थी, ठीक है, एज ए जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी थी। तो फिर आरएनए का क्या होता, तो आरएनए जो था वो क्या हो गया आपका, लिंक्ड हो गया। जब भी हमको डीएनए बनाना होगा तो आरएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी, बन सकती है, ठीक है। और जब भी प्रोटीन बनाना होता है तो हम डीएनए से पहले क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो ये लिंक्ड हो गया, इन दोनों के बीच का लिंक्ड है या नहीं है, ठीक है। yes, ma'am. तो ये क्या हो गया आपका, लिंक्ड हो गया। नाउ इट इज लिंक्ड between the DNA and protein. क्लियर सबको, yes, ma'am. चलो नोट कर लिया है। यस yes, ma'am. नेक्स्ट आते हैं, आपकी एक प्रोसेस होती है, नाम सुना होगा, सेंट्रल डोग्मा। नाम सुना है कभी इसका, सेंट्रल डोग्मा का? यस मैम। देखो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है आपका, एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है आपका, डीएनए होता है, ठीक है। ये डीएनए जो होता है ये क्या कर लेता है, खुद को चेंज कर लेता है किसमें, आरएनए में। डीएनए से क्या बन जाता है आपका, आरएनए की कॉपी बनती है। इस आरएनए से क्या बनता है आपका, प्रोटीन। ये आरएनए क्या बना लेता है आपका, प्रोटीन, ठीक है। यही चीज है, इसीलिए आरएनए को लिंक्ड माना गया आपके डीएनए और प्रोटीन के बीच का, क्योंकि अगर आरएनए नहीं होगा तो आप डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन करा सकते हो क्या, आरएनए ही डिकोड करेगा प्रोटीन को, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपकी कॉपी कैसी बन रही है, डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बन रही है, डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बन रही है, देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन गया, रेप्लिकेशन। लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बना, देन इट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन रहा है, और अगर उस आरएनए से प्रोटीन बन गई, मतलब जो जेनेटिक कोड बना, दैट कोड ट्रांसलेट हुआ और उसने एक प्रोटीन बना दी, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, ट्रांसलेशन कहलाएगी। क्लियर है, ठीक है।
लेकिन आपके कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वायरसेस, ये तो आपका एक प्रोसेस हो गई कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनी तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आपका प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। बट लेकिन आपके कुछ ऐसे वायरसेस पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आरएनए को चेंज कर देते हैं, किसमें, डीएनए। डीएनए में। आरएनए को चेंज कर देते हैं किसमें, डीएनए में, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स हो गया, यस मैम। रिवर्स हो रहा है ये आपका, ठीक है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल दें। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए से आरएनए बनता है। आरएनए से डीएनए बनेगा बेटा। आरएनए से आरएनए नहीं बनता है हम वैसे। क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है आरएनए भी आपका, बट इस वायरस की बात करें तो क्या करता है, यहाँ पे आरएनए से क्या बना लेता है, जीएनए बना लेता है, ठीक है। एचआईवी का पाथवे याद है, यस मैम। पढ़ाया है शायद मैंने तुम लोगों को भी ना, यस मैम पढ़ाया। ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वहां पे क्या होता था आपका, आरएनए आता था मैक्रोफेजेस के अंदर, है ना, और अपनी Yes. सारी मशीनरी लेके आता था। 3 आपके एंजाइम पाए जाते थे, कौन कौन से 3 एंजाइम पाए जाते थे, बताओ जल्दी से, एचआईवी में। और मैम और एक लिंक करने के लिए होता है। कौन सा, इंटीग्रेज, यस मैम इंटीग्रेज। और एक कौन सा होता था आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता था, आरएनए को अंदर लेके जाता था मैक्रोफेजेस में, और वहां पे क्या कर देता था, मैम डीएनए बना आरएनए से डीएनए की कॉपी बना लेता था, और यही डीएनए आपका जाके इंटीग्रेट हो जाता था कहाँ पे, सेल के डीएनए में, मैक्रोफेजेस की सेल के डीएनए के अंदर जाकर के क्या हो जाता था, टी सेल में इंटीग्रेट हो जाता था, यही होता था, ठीक Yes, है। ma'am. तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है आपकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स में हो रहा है। देखो डीएनए से आरएनए बनने की जगह आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है एक एंजाइम, यहाँ पे पाया जाता है आपका एक एंजाइम, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये एंजाइम कहाँ पाया जाएगा बेटा, आपके वायरसेस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वायरसेस में पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल इसका दें तो कौन सा वायरस कहा जाता है ऐसे वायरसेस को, रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोवायरस। कौन कौन सा है आपका, एचआईवी है इसमें यस मैम। पाया जा रहा था, और आपका टोबैको मोज़ेक वायरस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, नो मैम। क्लियर। अभी देखो आते हैं रेप्लिकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें, किसकी, रेप्लिकेशन की, ठीक है। तो रेप्लिकेशन है क्या आपका, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बनना, ठीक है। कॉपिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, ठीक है। क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेप्लिकेशन सबसे पहले बताया किसने था, रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले बताया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल भी किसने दिया था, ठीक है। इन्होंने बस ऐसे ही बताया, अभी कुछ ऐसा प्रूफ नहीं किया था, ठीक है। बस एक बात बताई कि क्या होता है आपका, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपीज बनती हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि ये जो आपका रेप्लिकेशन का मॉडल होता है ये कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेटिंग मॉडल होता है, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, एक और क्या बात बताई, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेटिंग मॉडल। क्लियर, ये बताया इन्होंने। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी मीन्स हाफ, कंजर्व मतलब बचा होना। तो इन्होंने ये बताया कि जब आपका डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है
तो क्या होता है यहाँ पे, सेमी कंजर्व रहता है, दैट मीन्स आधी कॉपी कंजर्व रहती है और आधी नई बनती है। क्या बताया इन्होंने, आधी कॉपी नहीं रहेगी और आपकी आधी पुरानी पेरेंट वाली कॉपी रहेगी 50%। बट यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं दिया था बेटा, इट इज हाइपोथेसिस, जस्ट इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो रेप्लिकेशन होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेटिंग मॉडल होता है, दैट्स इट। यहाँ इन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया था, कुछ कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, जस्ट एक क्या कर दिया, स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस दे दी कि भैया ऐसा होता है। ठीक है, बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, ठीक है, इनमें से आपका मिसेल्सन एंड स्टेहल जो थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए विच इज नोन एज मिसेल्सन एंड स्टेहल, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया। पहले हम इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, किस लिए दिया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूफ करने के लिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये चीज प्रूफ नहीं थी। इन्होंने बोला कि अच्छा, अगर वॉटसन एंड क्रिक ने बताया है तो चलो करके देखते हैं कि भाई बोला है तो कुछ बात होगी, और क्या ये बात सही है, क्या ये ऐसा होता है, या ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, बस उन्होंने ऐसे बता दिया था कि ऐसा होता है, कंजम्पशन दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने मॉडल में कुछ कुछ चीजें ली। ठीक है, पहली चीज इन्होंने क्या की, नाइट्रोजन पाया जाता है आपके डीएनए में, ये बताओ, प्रेजेंट होता है यस मैम, यस कहाँ, मैम, नाइट्रोजनस बेसिस में। नाइट्रोजनस बेस में। तो इन्होंने क्या किया, he took the heavier nitrogen isotope। ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं लिया था, क्या लिया था, ये याद रखना, आइसोटोप्स लिए थे। ठीक है, क्या लिया था, आइसोटोप, took heavier isotope। ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा लिया था इन्होंने, N50। नॉर्मल कितना होता है आपका, N40, है ना, नॉर्मल क्या होता है, हम पढ़ते हैं N14 होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, हैवियर लिया, N15 लिया। ठीक है, दूसरा चीज इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ई कोलाई पे, सबसे जो सिंपलर आपका ऑर्गेनिज्म है, कौन सा, प्रोकैरियोटिक, ई कोलाई को लिया एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो किसमें रेप्लिकेशन करवा के देखा इन्होंने, ई कोलाई पे। क्यों, क्योंकि इसका जनरेशन टाइम क्या होता है, 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, जनरेशन टाइम क्या होता है इसका, 20 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स में ये अपनी कॉपी बना लेता है। ठीक है, तो चेक करने में भी आसानी होगी। दूसरा क्या किया था इन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। दूसरी चीज क्या किया, तीसरी चीज क्या की थी इन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था सेल का। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इन्होंने क्या किया था, सीजियम क्लोराइड को चूज किया था फॉर द डेंसिटी डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, चूज cesium chloride for density dependent सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है ये चीज। ठीक है, ये चीजें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ली। ठीक है, अब किया क्या इन्होंने, देखो अब क्या किया इन्होंने, पहला स्टेप क्या किया, ई कोलाई लिया। ठीक है, और इस ई कोलाई को ग्रो करवाया, किसमें ग्रो करवाया, जो एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम दिया, वो क्या दिया, N15 मीडियम। ठीक है, इन्होंने इस ई कोलाई को कौन से मीडियम में ग्रो करवाया, हैवियर आइसोटोप वाले मीडियम में, N15 मीडियम में। ठीक है, और इसको ग्रो होने दिया, क्या करने दिया, इसको पहले ग्रो होने दिया फॉर मैनी जनरेशन। ठीक है, काफी सारी जनरेशन जब ग्रो हो गई तो क्या किया गया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इकोलाई को कहाँ ग्रो कराया बेटा, N15 वाले हैवियर मीडियम में। ठीक है, N15 वाले हैवियर मीडियम में। अब क्या किया यहाँ पे, जो इकोलाई का डीएनए था, ठीक है, ठीक, इसको क्या किया आपका, कैसे डीएनए बनेंगे यहाँ के, ये बताओ, कौन से मीडियम में, जिस मीडियम में ग्रो हुआ है, कहते हैं ना जो खाएगा वही बनेगा।
तो जिस मीडियम में ग्रो हुआ है वैसा ही नाइट्रोजन यहाँ पे पाया जाएगा। बताओ यस मैम। क्या पाया जाएगा यहाँ पे? N15। ठीक है, N15 वाला कैसा डीएनए होगा यहाँ पे? N15 वाला, जितना ऑल द डीएनए, ऑल द डीएनए हैव N15। ठीक है, तो ये डीएनए कैसा था आपका? N15 वाला था। अब इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने इस तरह से डीएनए लिया। ठीक है, इस पे भी N15 है और इस पे भी क्या है आपका? N15। ठीक है, और इसको ग्रो कराया वापस से। क्या कराया? वापस से इसको ग्रो कराया। तो कितनी देर रेप्लिकेट हुआ ये? चलो रेप्लिकेट हुआ। 20 मिनट। ठीक है, रेप्लिकेट इन 20 मिनट्स। कितना जनरेशन टाइम है यहाँ पे? 20 मिनट्स में। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे? अब जब ये रेप्लिकेशन हो रहा था उस टाइम कौन सा मीडियम दिया? कोई ना कोई न्यूट्रिटिव मीडियम में ही ये ग्रो करेगा। ठीक है, तभी तो अपनी कॉपी बना रहा है। ग्रो होने का मतलब ये है ना, मैच्योर हो गया, कॉपी बनाया। तो उस टाइम ये किस मीडियम में रखा गया? N14 मीडियम में। अब इसको कहाँ रखा गया? N14 मीडियम दिया गया ग्रो होने के लिए। क्लियर? आ रही है बात समझ में? सबसे पहले इसको क्या किया गया था? आपका नॉर्मल डीएनए था, लेकिन इसको N15 मीडियम में काफी जनरेशन तक ग्रो कराया। ठीक है, अब एक कॉपी ली और उसको क्या किया गया? जिस मीडियम में ग्रो कराया गया इकोलाई को, वो वाला क्या था आपका? N14 मीडियम था। तो क्या हुआ यहाँ पे? पाया गया इस वाले जनरेशन में कि इस तरीके से कॉपीज बनी। एक स्ट्रैंड इधर बना, एक स्ट्रैंड इधर, ये सेपरेट हुआ, और यहाँ पे ये जो कॉपी बनी वो ऐसी बनी। कैसी बनी? ऐसी बनी। मतलब अगर ये आपका ये जो येलो वाली कॉपी है, ये क्या है आपकी? अब N14 में ग्रो हुआ है तो कैसा आपका नाइट्रोजनस बेस होंगे? N14 वाले। तो ये इस तरह से हाइब्रिड मिले अगली जनरेशन में। क्या मिले अगली जनरेशन में? हाइब्रिड मिले। ठीक है, इन हाइब्रिड्स को वापस से क्या किया गया? ग्रो कराया गया। ठीक है, इन हाइब्रिड्स को फिर से वापस से ग्रो कराया गया, और किस मीडियम में ग्रो कराया गया वापस से? N14। किस मीडियम में ग्रो कराया गया इनको वापस से? N14 मीडियम में। और कितने मिनट का टाइम देखा गया? फिर से 40 मिनट बाद फिर इनको ऑब्जर्व किया गया। 20 मिनट बाद ये रेप्लिकेट हुए, अब इसके 20 के बाद ये रेप्लिकेट होंगे। ठीक है, तो क्या पाया गया यहाँ पे कि ये जो स्ट्रैंड थे आपके, वो कुछ इस तरीके से बने। ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और अब जो नेक्स्ट स्ट्रैंड बना, क्योंकि N14 मीडियम था, तो कैसा बनेगा? येलो वाला बनेगा कि रेड वाला? N14 वाला बनेगा, है ना? तो अब ये फिर से ऐसे बना। दैट मीन्स क्या बना आपका? यहाँ पे भी N14 आया, यहाँ पे भी N14, यहाँ पे भी N14, और ये भी आपका क्या होगा? N14 N14। ठीक है, और ये वाले दोनों जो आपके थे वो क्या थे? N15 वाले स्ट्रैंड बने। तो देखो यहाँ पे क्या पाया गया कि, और 2 बार क्यों किया गया ये प्रोसेस? हो सकता है कि बाई चांस ऐसा हो गया हो, है ना? ये भी तो हो सकता था। तो सेकेंड जनरेशन में फिर से देखा गया, तो क्या पाया गया कि ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, और इन पे ही क्या होता है? एक एक अलग स्ट्रैंड नया बनता है। ठीक है, इन्हीं से नया स्ट्रैंड बनता है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वापस से बन जाता है। ठीक है, तो हर बार देखो क्या हो रहा था आपका? 50% की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया आपका? अगर रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट क्या है? 50% आपके कौन से डीएनए होंगे? पैरेंटल। ठीक है, 50% इज पैरेंटल, एंड 50% आपका क्या हो रहा है? न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। 50% इज न्यू स्ट्रैंड, और यही तो बताया था। 50% क्या बन रहा है आपका? न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। और यही बात तो बताई थी किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने, कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेटिंग मॉडल होता है। मतलब कि जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो सेमी कंजर्व हो रहा है, आधा ही स्ट्रैंड कंजर्व होता है, आधा स्ट्रैंड नया बनता है। तो देखो यहाँ पे ये आपका डीएनए था, इस वाले सेगमेंट में देखो, इस वाले डबल स्ट्रैंड में आधा ही सेगमेंट आपका रेड वाला है, बाकी नया बना है येलो वाला। और इसमें भी देखो
हाफ है और हाफ क्या बना है आपका, न्यू। इसमें देख लो, एक ये हाइब्रिड बना और ये कैन 14 का प्योर बना, तो पता चल रहा है ना कि हाफ कंजर्व हो रहा है और हाफ न्यू बन रहा है। क्लियर है? तो सेमी कंजर्वेटिव का प्रूफ हुआ यहाँ पे या नहीं, बताओ। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो आपका डीएनए रेप्लिकेटिंग मॉडल कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। दैट मीन्स 50% विल रिमेन कांस्टेंट एंड 50% विल सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ अब, डीएनए रेप्लिकेशन इज, दो ऑप्शन दे रही हूँ, बताना कौन सा होगा, तो इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इज, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज, आपका पहला ऑप्शन है सेमी कंटिन्यूअस सेमी कंजर्वेटिव, कंटिन्यूअस सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, इट इज फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? चैट बॉक्स में सब लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। तन्वी का आ गया रिप्लाई, बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। साहित्य ने भी दे दिया आंसर। क्यों ऐसा, भी क्यों भी पूछूंगी। आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए। क्यों अभी ऑप्शन 2 क्यों? दीक्षा 1 क्यों? क्यों परमेंद्र, ऐसा क्यों होगा बताओ? सेकंड ऑप्शन क्यों है? देखो, ये जो आपका डीएनए की बात करें अगर, ठीक है, तो डीएनए जो होता है हमारा, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सेमी कंजर्वेटिव तो सबको पता था कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब आपका डीएनए बनता है, रेप्लिकेट होता है, अभी हमने पढ़ा ना 50% क्या हो रहा है, 50% क्या हो रहा है, पेरेंटल है, 50% न्यू बन रहा है। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड बनते हैं आपका, एक बनता है लैगिंग स्ट्रैंड और एक क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब इस वाले लैगिंग स्ट्रैंड में ही क्या बनते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बनते हैं बेटा यहाँ पे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स बनते हैं। तो बताओ क्या बोला जाएगा इसको, डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव बोला जाएगा ड्यू टू दिस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो सेमी क्यों हो रहा है, देखो जब यहाँ पे आपका ये वाला स्टैंड होता है ना, तो यहाँ पे ऐसा सिंथेसाइज हुआ, फिर ऐसा सिंथेसाइज हुआ, फिर ऐसा सिंथेसाइज हुआ। अभी सेमी क्यों बोला गया है, इसको डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन लाइगेज आके वापस इसको क्या कर देगा, रिसील कर देगा। ठीक है, क्लियर? लाइगेज आके क्या करेगा, इसको सील कर देगा। ठीक है, वापस से पूरा एक फ्रैगमेंट बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया, इसमें क्या लिया गया था, आइसोटोप्स लिए गए थे। इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया था आपका, नाइट्रोजन के हैवियर आइसोटोप्स लिए गए थे। एक एक्सपेरिमेंट और किया गया आपके सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूफ करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था विशिया फैबा पे, और ये क्या होता है, फैबा बीन्स होते हैं, इस पे किया गया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और किया किसने था, टेलर ने किया था। ठीक, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, रेडियो एक्टिव थायमिडीन। क्या चीज लिया था बेटा यहाँ पे,
रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था। ठीक, तो वहां पे क्या लिया था, आपका प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आइसोटोप्स लिए थे, लेकिन जबकि ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, रेडियो एक्टिव लेबल थाइमिन लिया था। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, ये आपकी बीन्स होती हैं, बीन्स की एक वैरायटी है जिसपे क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। चलो ठीक है, क्या था, क्या किया गया इसमें, सबसे पहले क्या चीज ली गई, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, थाइमिडीन में को क्या किया गया, रेडियो एक्टिव किया गया टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहाँ देखा गया था बेटा, क्रोमोसोम में। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ ये जब भी स्टेटमेंट पूछेगा तो यहाँ क्रोमोसोम वर्ड जरूर आएगा, क्योंकि इन्होंने डिटेक्शन देखा कहाँ था, आपके सेल साइकिल में देखा था, क्रोमोसोम पे ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, क्लियर है, डीएनए इन द क्रोमोसोम किस पे परफॉर्म किया गया था, परफॉर्म्ड ऑन विशिया फाबा। ये क्या है आपकी, फाबा बीन्स बोला जाता है इसको। ठीक है, बीन की एक वैरायटी है। किसने किया था इसको एक्सपेरिमेंट, बाय टेलर इन 1958। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि ये जो डीएनए होता है क्रोमोसोम में, इट इज ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही दिया था इन्होंने, लेकिन किसकी बात की थी, नॉर्मल डीएनए नहीं, इन्होंने पूरे क्रोमोसोम में जो लोकेटेड पूरा डीएनए होता है ना, पूरा सेल साइकिल पे स्टडी की थी। ठीक है, तो बताया क्या था इन्होंने कि द डीएनए इन क्रोमोसोम also replicate सेमी कंजर्वेटिव। तो ये भी कैसा होता है, इन्होंने क्या बोला कि ये भी आपका क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। ठीक है, क्या किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, सैंपल रूट ली। ठीक है, ये जो प्लांट था इसकी क्या की, इसका सैंपल क्या लिया, रूट लिया। ठीक है, रूट टिप ऑफ विशिया फाबा। ठीक है, इसकी रूट टिप ली और क्या किया इसमें, इसको ट्रीट किया किससे, ट्रीटेड विद रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। किससे ट्रीट किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से कर दिया। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, एनालाइज किया इसकी डीएनए को। ठीक, दूसरा क्या किया, जब सेकेंड जनरेशन में क्या ऑब्जर्वेशन किया, जब एनालाइज किया कि जब सेकेंड जनरेशन होती है सेल डिवीजन की, तो जो आपके क्रोमोटिड्स होते हैं ईच क्रोमोसोम के, ये लेबल्ड हो जाते हैं। ठीक है, एक आपका होता है क्या, नॉर्मल, और दूसरा लेबल्ड हो जाता है किसके साथ, थाइमिडीन के साथ। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने सेकेंड जनरेशन में, इन सेकेंड जनरेशन क्या पाया, ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के सेकेंड जनरेशन में इन्होंने देखा कि वन क्रोमेटिड of each chromosome
was labeled, ठीक है, किससे लेबल था आपका, रेडियो एक्टिव लेबल पाया गया, ठीक है। एक आपका क्रोमेटिड तो थायमिडिन से रेडियो एक्टिव लेवल पाया गया, और एक क्या था आपका, नॉर्मल था। क्लियर है? तो वही बात हो गई ना कि एक स्ट्रैंड 50% में क्या है, टैगिंग है, और 50% में नहीं है। तो इस स्टेटमेंट ने, इनका ये जो ऑब्जर्वेशन था, इसने क्या प्रूव किया कि दैट इट इज ऑल्सो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। क्लियर है? बताओ, ये कोई डाउट यहाँ तक किसी को? मैम बैक स्लाइड शो करना। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की 1 से 2 लाइन में लिखा हुआ है, बट इट इज इम्पोर्टेंट। डन मैम। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं हम लोग। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, काफी सारे एंजाइम एंड प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, पूरा आपके रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म होता है इसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर हर एक आपके एंजाइम का एक डिफरेंट रोल होता है, तो पहले हम वो रोल पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्विच टू द मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहला कॉलम बना लो यहाँ पे आपका, किसका, एंजाइम का बनेगा, और दूसरा फंक्शन। ठीक है, एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की आपके एंजाइम से। पहला कॉलम क्या है आपका, एंजाइम, और दूसरा क्या होगा उसका रोल। एंजाइम, और दूसरा क्या है इसका, फंक्शन। ठीक है, पहला एंजाइम आपका हेलिकेज, द वेरी फर्स्ट एंजाइम इज हेलिकेज। ठीक है, क्या करता है हेलिकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्या करता है हेलिकेज, फंक्शन क्या है इसका, ब्रेक्स द, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द स्ट्रैंड्स। है ना, कहाँ पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंट दो प्यूरिन एंड स्ट्रैंड pyrimidine। स्ट्रैंड के बीच नाइट्रोजन बेस के बीच में। में। ठीक है, बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। तो आपके नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको क्लीव कर देगा, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो आपका स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एंड ओपन द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को इसने क्या करा दिया, ओपन। ठीक है, दूसरा एंजाइम क्या होगा आपका, प्राइमेज। दूसरा एंजाइम की बात करें तो क्या है आपका, प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज क्या करता है आपका, आरएनए प्राइमर की सिंथेसाइज करवाता है। किसको, आरएनए प्राइमर को। काम क्या है इसका, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। क्या होते हैं बेटा आरएनए प्राइमर आपके, शॉर्ट स्ट्रेच न्यूक्लियोटाइड की रिपीट होती है, जो वहां पे टैग होती है, फिर उसी के आगे से क्या होता है आपका, डीएनए पॉलीमरेज आकर के क्या करने लगता है, न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने लगता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, टोपो आइसोमेरेज। तीसरा एंजाइम क्या है आपका, टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रोकता है। क्या करता है, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग क्या हो जाती है, देखो जैसे कोई भी आपका स्ट्रैंड है, ठीक है, ये स्ट्रैंड है, इस तरह से कॉइल है। ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है आपका, कॉइल्ड होता है। ठीक, अगर इसको और ज्यादा कॉइल करोगे तो ये क्या होने लगेगा, एक टाइम के बाद अगर मैं इसको और ज्यादा, देखो ये इस तरह से घूमने लगा, इस तरह से घूमने लगा, दिख रहा है सबको। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को
रोकता है। क्या करेगा टोपोआइसोमरेज? स्ट्रेस को रिलीव करता है और सुपर कॉइलिंग को रोकता है। ठीक है, क्लियर। फिर आपका आता है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी बोला जाता है इसको। ठीक है, एसएसबी। ये एसएसबी क्या करता है? जो जब आपका क्या हो गया, हेलिक्स ऐसे ओपन हुआ तो एक स्ट्रैंड ये बन गया, एक स्ट्रैंड ये बन गया। अब इन स्ट्रैंड को बाइंड करके रखता है कि ये वापस से क्या हो जाए, आपके रीबाइंड ना हो जाए। ठीक है, तो दोनों सिंगल स्ट्रैंड को क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा। देख काम क्या है इसका, बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड। कहाँ बाइंड होगा, जब दोनों बॉन्ड टूट गए, अलग हो गया, तो क्या कर रहा है, बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, टू अवॉइड रिवाइंडिंग बैक। ठीक है, वापस से रिवाइंड ना हो जाए, इस चीज से रोकता है। क्लियर है, ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड करूं फिर। डन में। ठीक है, एंजाइम और यहाँ पे है फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम हो गए, कुछ हेलिकेज हो गया, प्राइमेस, टोपोइसोमर्स, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन। नेक्स्ट लिखो आपका स्लाइडिंग क्लैम्प। कितने हुए हैं? 4। स्लाइडिंग क्लैम्प। अगला क्या है आपका, स्लाइडिंग क्लैम्प। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैम्प। स्लाइडिंग क्लैम्प क्या करता है बेटा, जब आपका डीएनए पॉलीमरेज ऐड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करके रखता है। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैम्प का काम क्या है, यहीं पे डीएनए पॉलीमरेज आपका होल्ड होगा और यहीं से क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, आपके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। तो ये क्या काम करेगा आपका, hold the DNA polymerase hold the DNA polymerase। ठीक है, कब, when nucleotides are being added। चल ठीक है, अब क्या हो गया आपका, लाइगेज। ठीक है, लाइगेज। चल पहले डीएनए लिख लो, पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में लिख लो, डीएनए पॉल 1। ठीक है, आपका पहला क्या हो गया, डीएनए पॉल 1। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, पॉल मतलब पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, आपके डीएनए पॉलीमरेज के 3 एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है आपका, इट शोज द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या करता है बेटा, ये आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, देखो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करेगा, लेकिन मान लो गलती से गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तब बेसिस ऐड हो रहे थे, है ना, तो ये क्या करता है, वापस से आता है और क्या करेगा, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, रिमूव कर देगा आरएनए प्राइमर को, और क्या कर देगा, रिप्लेस कर देता है विथ न्यू सिंथेसाइज डीएनए। ठीक है, तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्लियर है? फिर आएगा आपका कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3, अरे सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, रिपेयर फंक्शन का काम करता है। ठीक है, अगर कहीं डैमेज हो रहा है या कुछ ऐसा हो गया, तो डीएनए को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन के टाइम भी सारी चीजें चेक की जाती हैं। और किस फेज में होता है रेप्लिकेशन आपका, बताओ, सेल साइकिल के एस फेज में। और एस फेज के बाद एक आपका चेकिंग पॉइंट आता है, G1 पहला होता है, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद G2।
वो तो आपके सेल साइकिल के फेज हो गए। चेक पॉइंट्स आते हैं इसके बाद या नहीं? यस मैम। आएगा ना, चेक करता है दैट कि आपका रेप्लिकेशन हैज डन राइट और रॉन्ग, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई और ये कंप्लीट कर गया सेल साइकिल, तो जो सेल्स बनेंगी वो क्या बन जाएंगी आपकी? डिफेक्टेड बन जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ प्रूफ रीडिंग के लिए ये सारा आपका डीएनए पॉल 1 एंड पॉल 2 किस लिए पाया जाता है? प्रूफ रीडिंग के लिए, कि दैट मीन्स ये जो प्रोसेस चल रही है इट इज राइट और रॉन्ग। क्लियर है? अगर कहीं रिपेयर हो मतलब कहीं पे क्या हो गया, कोई सा डैमेज हो गया हो, डीएनए डैमेज हो गया, तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड वहां पे क्या करेगा? रिपेयरिंग का काम करेगा। ठीक, फिर आता है आपको कौन सा? डीएनए पॉल 3, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही मेन आपका है जो क्या करता है? ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, किसको ऐड करता है? इसका काम क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। ठीक है, किस डायरेक्शन में ऐड करेगा? 5 प्राइम Prime. टू 3 प्राइम। 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, ये याद रखना, किस डायरेक्शन में ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब आपका लास्ट आ गया लाइगेज। ठीक है, लाइगेज को क्या बोलते हैं? आपका मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मॉलिक्यूलर ग्लू। तो ग्लू बोल रहे हैं तो दैट मीन्स क्या कर रहा है? ये ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो जो आपके फ्रेगमेंट्स बनते जा रहे हैं न्यूली सिंथेसाइज, उनको क्या करेगा? ये सील कर देगा। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच जो गैप जनरेट हो रहे हैं उनको सील करने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये जितने एंजाइम आपने पढ़े, दीज ऑल आर प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेटिव एंजाइम। किसके एंजाइम है ये? आपके प्रोकैरियोट्स के। क्लियर है? ठीक है, रिपेयर फंक्शन समझा दूंगा। किसका बेटा? रिपेयर फंक्शन डीएनए पॉलीमरेज के। अच्छा, सील द गैप, समझा, मैम पॉलीमरेज 1 भी करवा देना। बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी करता है। दैट मीन्स क्या करेगा? जैसे आपके प्राइमर्स आकर के ऐड हुए, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है? प्राइमर को रिमूव किया और जो आपका न्यूली सिंथेसाइज डीएनए था उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मान लो कोई गलत बेस ऐड हो गया। ठीक है, एडिंग हो रही थी, एडिंग होते होते क्या हो गया? यहाँ पे गलत बेस ऐड हो गया, मान लो ये ऐसा था। ठीक, तो ऐड क्या होगा आपका? सी, फिर क्या होगा यहाँ पे? टी, फिर ए, फिर जी। अब यहाँ पे जी की जगह क्या हो जाता? ए ऐड हो जाता। ठीक है, ए ऐड हो जाता और यहाँ पे मान लो फिर से ऐसा हो जाता। तो ये बाकी सारा तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एरर आ गया। यस एरर आ मैम। गया, तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या करेगा? यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये वापस से बैक होगा, एरर को चेक करेगा और यहाँ पे क्या करेगा? रिमूव करेगा और न्यूली सिंथेसाइज जो आपका सही न्यूक्लियोटाइड होगा उसको ऐड करेगा। ठीक है, रिमूव करके, इसको बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, दूसरा रिपेयर फंक्शन की बात करें, अगर ये जब आपका एस फेज में रेप्लिकेशन चल रहा था, एट दैट टाइम आपके डीएनए में कहीं भी क्या हो रहा है? कोई डैमेज हो रहा है। ठीक है, कोई डैमेज हो रहा है, कोई गड़बड़ी आ रही है, तो उसको कौन जा करके आपका रिपेयर करेगा? डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये एंजाइम जाएगा वहां पर, चेक करेगा और उसको रिपेयर करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती है और इन सबके बावजूद जिसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहा जाता है। प्रूफ रीडिंग दैट मीन्स कि ये जो आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं दैट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, इसके बावजूद जब आपका फेज कंप्लीट हो जाता है तो आपका चेक पॉइंट्स आता है सेल साइकिल में। पढ़ा होगा ना, सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स आते हैं, यस चेक मैम। किया जाता है वहां पे कि आपका एस फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या चीजें सही हैं, आगे भेज दिया जाए, अदरवाइज क्या होगा? सेल को होल्ड करवाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होंगी? आपकी पूरी सेल क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी, गलत बन जाएंगी। ठीक है, सेल क्या हो रही है वहां पे? डुप्लीकेट हो रही है, सेल का डिवीजन हो रहा है। अगर एक डिवीजन गलत होगा तो फिर वैसे ही होता चला जाएगा आगे। क्लियर है ये सारे एंजाइम के फंक्शन? यस Yes. मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। हाँ मैम। क्लियर सबको?
यस Yes. मैम Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक है, डन एवरीवन। यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. Okay, bye bye, take care everyone। थैंक Thank यू you, मैम ma'am. थैंक Thank यू you, ma'am.